गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन 19 जून 2025 की इस बेहतरीन सुबह में, जिसमें हम पढ़ेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें और बहुत कुछ रिवाइज रिकॉलिंग भी करने वाले हैं, ताकि आपका करंट अफेयर हो सके बहुत बहुत कुछ याद और बहुत दूर दूर तक याद, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको इधर उधर ना देखना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों सबसे पहले रिवीजन करेंगे 19 जून 2025 को 18 जून की, और जो स्टूडेंट्स आए हैं सेशन को शेयर लाइक जो है वो जरूर जो है वो कर दें। तो दोस्तों सबसे पहली जो रिवीजन है वो है, कल एक इंपॉर्टेंट डे पड़ा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोएर्सिव मेयर्स का। और ये कोएर्सिव मेयर्स का मतलब है दुनिया में जो आर्थिक शक्ति वाले देश हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से दोस्तों दूसरे देशों के ऊपर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाकर जो है एक तरह से उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। ये बंद हो, ये खत्म होना चाहिए। इसको लेकर 4 दिसंबर को ये दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा। अब दूसरा, मेघालय की ये जो लोकल ड्रिंक है, स्पिरिट है, जिन, इसको लेकर एक तो दिन तय किया गया है 14 जून को ये सेलिब्रेट हुआ करेगा, वर्ल्ड जिन डे। साथ ही साथ दोस्तों ये मेघालय चिरापुंजी में बनने वाली अल्कोहल पहली होगी नॉर्थ ईस्ट से ऐसी स्पिरिट जो कि एक्सपोर्ट जो है क्वालिटी जो है दोस्तों जिसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। फिर हमने बात की पंजाब में औद्योगिक क्रांति नामक इनिशिएटिव सरकार द्वारा, भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ताकि वहां पर जो कंपनीज आकर निवेश करना चाहती हैं उनको 45 डेज के अंदर सारी अप्रूवल्स जो हैं मिल सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके। औद्योगिक क्रांति इसको नाम दिया है। फिर कनाडा में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है हाल ही में, वहां पर जॉर्ज रसल जो है उन्होंने उसे जीत लिया है। और कनाडा में ही काना कैनेसी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, काना कैनेसी नामक जगह, वहां पर G7 का आयोजन हुआ था। नरेंद्र मोदी भी उसमें हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे थे। फिर अल्टीमेट टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट, उसमें यू मुंबा ने जो जयपुर पेट्रॉइड्स को दोस्तों हरा दिया, और ये एक प्राइवेट लीग है टेबल टेनिस की यहां पर जयपुर पेट्रोल्स। फिर दोस्तों ग्लोबल फिर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। मुख्यमंत्री जीबान अनुप्रेरणा स्कीम, और ये जीबान अनुप्रेरणा स्कीम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। अगर आप असम से हैं तो असम की सरकार आपको रिसर्च प्रोग्राम के तहत 25,000 एंड इफ यू आर डिसेबल्ड ऑल्सो 40,000 रुपया प्रति महीना सरकार देगी। फिर CPCB जिसका मतलब है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने भाई भविष्य में जो सोलर वेस्ट होगा बड़े स्तर पर उसको मैनेज करने के लिए भारत का पहला सोलर ये ई वेस्ट जो प्रोग्राम है दोस्तों, वेस्ट प्लेबुक का, इसको लॉन्च किया है अंडर द ई वेस्ट रूल्स 2022 के तहत। फिर आयुष ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सभी सरकारी या प्राइवेट संस्थानों को कि अपने यहां पर 5 मिनट की योगा ब्रेक, वाई ब्रेक करें, ताकि जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज जो है और वो डी स्ट्रेस हो, रिफ्रेश हो और अपने काम पर ज्यादा फोकस करें। फिर असम के ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है HC भुआन, इनको पोर्ट्रेट ऑफ द जीनियस, इनके ऊपर एक किताब जो है वो लिखी गई है। फिर कर्नाटका में एक नई जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर हुई है जिसका नाम है स्पेर्टियस कारीगिरी, कल भी बताया था। फिर रुद्रा राष्ट्रा नाम का एक दोस्तों ड्रोन जो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी और 50 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है, और इसका निर्माण किया है सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा। और दोस्तों ये 170 किलोमीटर की रेंज तक जो है 90 मिनट की फ्लाइट टाइमिंग है, रियल टाइम वीडियो ट्रांसफॉर्मिंग है, इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल कर दी गई है। नाम है रुद्राष्ट्रा। फिर हमने बात की थी गुड़गांव के पास मानेसर की, जहां पर भारत का पहला और सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, और ये दोस्तों लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, इतना बड़ा, यहां पर 4.5 लाख गाड़ियां एट ए टाइम रखी जा सकती हैं। इसका इनॉग्रेशन अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर द्वारा किया गया। फिर बिहार राज्य देश का पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पर अर्बन इलेक्शन में ई वोटिंग, मतलब एंड्रॉइड का फोन है तो उससे आप घर बैठे ही वोटिंग कर पाएंगे। तो ई वोटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है बिहार में। तो ये थी हमारी कल की न्यूज, और दोस्तों इसके बाद हम अभी शुरू करेंगे हमारा
आज का जो है करंट अफेयर, आज इंपॉर्टेंट क्या क्या रहा है, बस आप सारे के सारे जो स्टूडेंट जुड़े हैं सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें। यार आज तो हद ही हो गई है, हद 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 हद, एक भी लाइक नहीं है, 8 लाइव बच्चे बैठे हुए हैं, देयर इज नो लाइक ऑन द सेशन। चलिए कोई बात नहीं है। कभी कभी मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी अगर आपने देखी है ना, तो उसमें वो डॉक्टर ईरानी जो होता है, तो उसको जब गुस्सा आता है ना, तो वो लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल करता है। तो वो जो ऐसा ही मुझे भी करना पड़ता है यार, एक तो लाइक कर देते हैं, हाँ जी ठीक है, कम से कम, ठीक है। चलिए, और जो है यहाँ पर पहली जो खबर है वो जुड़ी हुई है एक इंपॉर्टेंट डे से, और ये इंपॉर्टेंट है 18 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी मतलब पेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों बर्गर को, आप यहाँ पर देख रहे हैं नूडल्स को, और ये सारी चीजें हमारे पेट को, हमारे स्वास्थ्य को कैसे खराब करती हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर, इस फास्ट फूड को, जंक फूड को। दोस्तों भारत में मतलब मुझे लगता है कि मतलब एक बदलता हुआ जमाना हमने पिछले 20 साल में देखा है। एक समय था अगर कोई पिज्जा खा रहा है उसको भी एक मतलब हाई स्टैंडर्ड जो है मान दिया जाता था ना, अगर कोई कोक पी रहा है, कोई बर्गर खा रहा है। और अब जो है ये है कि हमें पता लग चुका है कि इनकी सच्चाई क्या है, इससे स्वास्थ्य को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं बचे हैं। अगर घर से बाहर जाते हैं तो भाई आपको 100 में से 95% जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपको ये परोसते हुए नजर आएंगे। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि हम जो है अडॉप्ट किया था ये दिन 21 दिसंबर 2016 को, कि हर साल 18 जून को हम इसे ऑब्जर्व किया करेंगे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस बार इसका जो गैस्ट्रोनॉमी वीक, ताकि इसके बारे में लोगों को सचेत किया जा सके, और ये वीक अब 16 से लेकर 22 जून, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, 16 to 22 जून ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इस पूरे वीक का थीम है लोकल सीड्स लोकल ईट्स। भाई अपना जो जहां पर रहते हैं, अगर कोई पहाड़ों में रह रहा है वैसा ही फूड खाएं, धाम खाएं, मस्त रहें और अपने जिंदगी में जो है खुश रहें। और जो है लोकल सीड्स लोकल फीड्स, और इसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, मैं बता दूं यूनेस्को जो है आज तक दोस्तों दुनिया भर में 56 ऐसे सिटीज जो है डिक्लेयर कर चुका है जिन्हें वो क्रिएटिव सिटी बोलता है ऑफ द बेस्ट गैस्ट्रोनॉमी। और वहां पर जो है भाई इनका जो पर्पस है इसके बारे में हेल्थ इश्यूज, गैस्ट्रोनॉमी इश्यूज को प्रमोट करना। और रिसेंटली जो लखनऊ है ऑफिशियली सबमिटेड इट्स नॉमिनेशंस, ताकि जो है भाई उसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इंक्लूड किया जाए, और ऐसी उम्मीद है कि ये हो भी जाएगी। ये लखनऊ, अब वैसे आजकल तो लखनऊ से शिमला तक, चंडीगढ़ से बॉम्बे तक, यार मतलब ऐसा नहीं है, लोगों की जो हैबिट्स हैं, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो लगभग एक जैसी हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, गवर्नमेंट कहती है 1 नेशन 1 जो है वो हेल्थ कार्ड, ठीक है। और कभी मतलब कितना ही आजकल बना हुआ है 1 नेशन ये 1 नेशन वो, 1 नेशन 1 हैबिट्स, 1 नेशन 1 फूड ऑलरेडी बन चुका है। और इसका बड़ा रीजन ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने दोस्तों आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, आपका जो मोबाइल फोन है, आपको पूरी तरह से वो हैक किया हुआ है, और जिससे जो है भाई आपकी हैबिट्स, आपका जो टेस्ट है वो लोकल स्तर पे वो डेवलप ही नहीं हो पाता, और सिर्फ उस ओरिएंटेड ही चला जाता है। चलिए दूसरी जो न्यूज है आज की, वो भी एक इंपॉर्टेंट डे से है, और इस दिन को भी अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था ना, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिट्री इन कोअर्सिव बिजनेस में जो है भाई जो यूनिट्री करके दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं उसके अगेंस्ट, वैसे ही एक और दिन है, और वो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों जो सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उन बच्चों को, उन लोगों को समर्पित है 27 जून का ये दिन प्रोक्लेम्ड। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस बाय द असेंबली डिसाइडेड टू प्रोक्लेम, और 27 जून को जो है ये प्रपोजल रखा गया ये हो। और इस दिन रिनाउंड ऑथर है हेलन किलर, दोस्तों जो मोस्ट आइकॉनिक फिगर रही हैं
डेफ ब्लाइंडनेस कम्युनिटी की, और हेलन केलर तो उनका जन्मदिन होता है और उस वजह से इसको ये प्रपोज डेट जो है वो दे रखी है। तो अब हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इसे प्रपोजल को मान लिया जाए और 27 जून का है। और ये जो नए दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे कुछ ही हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले 21 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करना शुरू किया है हमने मेडिटेशन डे 21 जून। फिर 23 सितंबर को इंडिया में हमने आयुर्वेदा डे। तो ये सारे के सारे याद जरूर रख लें। तो ये मैं याद रखें भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा जो न्यूज है वो है ऑपरेशन सिंधु से जुड़ी न्यूज। और ऑपरेशन सिंधु से पहले भाई ये सारे के सारे ऑपरेशन यहां पर मैं लिख देता हूं, हाल फिलहाल जो हुए हैं हमने अभी हाल ही में पढ़ा। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन, फिर दोस्तों हमने पढ़ा ट्रू, कल क्या पढ़ा था यार, ओ हो, कल पढ़ा था, नहीं कल नहीं पढ़ा, आज आएगा, वैसे लिख ही देता हूं यहां पर मैं। ट्रू प्रॉमिस 3, क्या कहते हैं, ये सारे के सारे एक बार लिखने बनते हैं। राइजिंग लॉइन, फिर ट्रू प्रॉमिस 3, ट्रू प्रॉमिस 3, फिर दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा। अगर आपको सारे पता है तो भाई मुझे साथ साथ बताते हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये भी बता दो आपको। फिर जल राहत 2, ठीक है जी। फिर ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन फेस वॉश, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ये हाल फिलहाल, ठीक है। तो भाई अगर आप देखेंगे तो अब जैसे ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहां पर बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लगभग 129 के करीब, और उन स्टूडेंट्स को वापस लेकर आना है और वो जो वापस जहाज में बैठे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। और इस ऑपरेशन का नाम रखा है एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन सिंधु, और ये शुरू हो रहा है और वहां से स्टूडेंट्स लाए जा रहे हैं। अब ऑपरेशन लाइजिंग जो कि भाई शुरू किया था इजराइल ने, अब इसका जवाब दिया है ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अलावा। ऑपरेशन म्यांमार से जुड़ा है, वहां पर अर्थक्वेक आया था, भारतीय सेना गई थी। ये दोस्तों त्रिपुरा में जब फ्लड्स आए थे वहां से सेना बचा रही है इनको। कश्मीर में टेररिस्ट को खत्म करना है तो ये ऑपरेशन किलर। फेस वॉश दिल्ली में था जहां पर हमने पढ़ा था कि रोहिंग्यास जो हैं बैठे उनको वापस भेजना है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में सेना और जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ, और ऑपरेशन सिंदूर पता ही आपको, जिसमें 7 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया था। तो ये सारे ऑपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें 110 इंडियन स्टूडेंट्स जो है इवैक्यूएट कर लिए हैं, उनको न्यू दिल्ली बड़ी जल्दी ही लाया जाएगा। अमान नजर, तामीद इस्लाम, मीरियन रोज, इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर दोस्तों एमबीबीएस जो हैं अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, और भाई वो अब इंडिया जो है आज हो सकता है कि आज सुबह के जो है पहुंच भी गए हो। तो ऑपरेशन सिंधु, तो सिंधु नाम इसका रखा गया है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। दोस्तों वैसे बता दूं भाई ये जो नाम हिंदू है, हिंदुस्तान, ये हिंदू जो शब्द है ये सिंधु ही हुआ करता था। भारत देश का नाम जोग्राफिकल, यहाँ के ज्योग्राफी को लेकर था। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उस समय जो सेंट्रल एशिया से आए भाई उनके द्वारा ये जो शब्द है एस को एच बना दिया गया, और सिंधु से इस जगह को, यहाँ के लोगों को हिंदू कहा गया। और जहां पर ये लोग रहें, मतलब वहीं दोस्तों उनकी भाषा में जगह को, एक प्लेस को स्थान कहा जाता है। जैसे आज देखते हैं ना उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है जी, और कराइजिस्तान, पाकिस्तान, अफगान, तो भाई ये भी एक स्थान शब्द उन्होंने दे दिया। तो भाई जहां हिंदू रहता है हिंदुस्तान, तो शब्द पहले सिंधु ही था, तो ये नाम ऐसा आया। और ये जो सिंधु है इसी का ग्रीक नाम जो है दोस्तों इंडिका आया, और इंडिका से ये नाम आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पड़ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं इंडिया नाम कैसा पड़ा और जो है हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। तीसरा जो नाम है दोस्तों भारत का, भारत, तो कह देते कि यहाँ पर वैदिक काल में भरत नाम के एक बड़े राजा हुए और जिनके नाम से इस देश को जाना जाता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो दोस्तों जुड़ी हुई है गुजरात से। तो गुजरात में आज हम बात करेंगे, वहां पर एक शहर बसाया हुआ है जहां पर सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर ही आकर अपने ऑफिस स्थापित कर सकते हैं। आपको कई बार पहले भी बताया है, इस शहर का नाम है, इस जगह का नाम है गिफ्ट सिटी, और ये नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा बनाई गई थी, और इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और दोस्तों अब इसको लेकर एक न्यूज है कि भारत में पहली बार है कि श्रीलंका का या कोई भी फॉरेन बैंक जो है उसने आके इंडिया में अपने आप को एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया है और ग्रीन बॉन्ड यहां पर इशू किए हैं। ग्रीन बॉन्ड को इशू करने का मतलब कि वो पैसा चाहते हैं भारतीय लोगों का कि वो निवेश करें, और वो निवेश किस में करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो श्रीलंका से जुड़े हुए सोलर प्रोजेक्ट या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण में इन्वेस्ट होने वाला है। और इस बैंक का नाम है DFCC, पहला फॉरेन एंटिटी है जिसने एनएससी में भाई ग्रीन बॉन्ड जो है वो दोस्तों वो वहां पर लिस्टेड करवाए हैं ऑन द एनएससी, और इसमें पैसा रिन्यूएबल एनर्जी और फोकस किया जाएगा प्राइमरली ऑन द फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो इस बैंक का नाम याद रखना है। और ये कितना जो बॉन्ड इशू किए हैं दोस्तों, लगभग 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपी, ठीक है। तो श्रीलंका के जो रुपीज हैं उनके 2.5 बिलियन, हाँ जी ठीक है। भारत में अगर हम बात करें ना, बिलियन मतलब 250 करोड़ रुपया जो है वो हो गया। फिर उसके बाद तीसरी जो न्यूज है हमारी, जो नेक्स्ट जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है बोधि यात्रा से। और उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने, वैसे मैं यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो करंट अफेयर है, कई बार स्टूडेंट मन में रहता होगा कि भाई इनका स्रोत क्या है सर जो आप पढ़ाते हैं। दोस्तों मेरा जो स्रोत होता है जो लेटेस्ट, ठीक है, तो मैं जो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो देखता हूं जो सरकार की वेबसाइट्स हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो की हो, चाहे वो दोस्तों PIB हो, तो वहां मेरा पहला सोर्स है। दूसरा मेरा सोर्स रहता है न्यूज़पेपर, और तीसरा सोर्स मेरा रहता है कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो करंट अफेयर्स हैं पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, कितने बड़े बड़े टीचर्स का मतलब है कि बहुत रिसर्च उनकी टीम्स हैं। अभी हम उतना दोस्तों हमारा टीम इतनी एक्सपेंड नहीं है क्योंकि A to Z काम हमें ही करना पड़ता है मुझे, लेकिन अगर आप देखेंगे देश में तो बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो बड़े स्तर पे और 10-10 लोग एक सिंगल करंट अफेयर के ऊपर लगे होते हैं। तो वहां पर मेरी कोशिश रहती है कि उनका भी सारे के सारे करंट अफेयर्स में देख लूं, ताकि भाई कोई भी न्यूज हमारी बची ना रहे, ठीक है। तो हर चीज को इंक्लूड करने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये कल मैं देख रहा था, एक MCQs देख रहा था, और उस MCQs ने देखा कि यार 10 दिन पहले की एक न्यूज स्किप हो गई है। तो क्योंकि 5 से 7 जून को जो है ये एक बोधि यात्रा लॉन्च की थी यूपी टूरिज्म ने, और टूरिज्म को प्रमोट करना पर्पस है। अब आपको पता है महाराजा अशोक की वजह से बौद्ध धर्म वियतनाम, म्यांमार, मंगोलिया, कितने सारे जापान, कोरिया तक फैला हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया, यूपी टूरिज्म ने एक जो है दोस्तों इन्होंने जो है एक डेलीगेशन बनाया, और इस डेलीगेशन का जो मिकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, अब ये मिकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में ये जो वो कंट्रीज जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज आपको एशियान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लग रहे होंगे। तो भाई वहां पर भी जो लोगों को जो है बुलाया, और ये 50 मेंबर्स की जो टीम है इनको जो है अलग अलग साइट्स, अब ये जो साइट्स हैं जैसे कि भारत में जो है सरस्वती है, कुशीनगर है, कपिल वस्तु, अब जैसे भाई अगर आप देखेंगे सारनाथ जहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, माफ कीजिए सारनाथ जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था, बनारस में भी वो गए, ठीक है। फिर बिहार में गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो यूपी और बिहार के कुछ साइट्स को जो है उनको विजिट करवाया गया, ताकि भाई वो महात्मा बुद्ध से जुड़ी इन इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में अपने देशों में जाकर लोगों को बता सकें, और वो लोग यूपी बिहार आकर हमारा टूरिज्म हम बढ़ाएं, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें। तो इस उद्देश्य से यूपी टूरिज्म द्वारा ये बोधि यात्रा जो है वो शुरू की गई फॉर द मिकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, और ये 5 से 7 जून के बीच थी, इसको आपको याद रखना है। तो बोधि यात्रा, और दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अभी हाल ही में दिल्ली में जो है 2024 में इसका आयोजन जो है किया गया था। ये मैं उन पुरानी काउंसिल्स की बात नहीं कर रहा जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, वो काउंसिल तो आपको डेफिनेटली याद होंगी कैसे कैसे हुई थी,
अशोक ने तो तीसरी करवाई थी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में हुई थी। पहली दूसरी अगर आपको याद है तो मुझे आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काफी दिन हो गए यार हिस्ट्री पढ़ाए, है ना। चलो कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ सेशन लेकर आऊंगा हिस्ट्री को लेकर भी आपके लिए। फिर जो है नेक्स्ट इज अबाउट, मैं इससे पहले फिर बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी भाई कमेंट्स में पूछ रहे थे। वैसे तो 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं और आंसर्स देते हैं बहुत बढ़िया, रीनू शर्मा है, देवाशीष है, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं उनके नाम यहाँ पर चलिए कल लूंगा, उनका कमेंट्स ही दिखा दूंगा। तो बढ़िया रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी जो नहीं करते रिस्पॉन्स उनको भी कहूंगा जरूर आंसर दिया करें, ठीक है। कॉपरेशन बना रहता है, अच्छा लगता है मुझे भी। तो यहाँ पर अगली जो न्यूज है वो लड़कियों से जुड़ी हुई है। भाई कितनी आप में से लड़कियां हैं, आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा, अगर आप गांव से हैं और अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप कृषि जो है ओरिएंटेड हैं, एग्रीकल्चर हैं, आपने देखा होगा कि आमतौर पे भाई पुरुषों को पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम कृषि करते हैं। लेकिन आमतौर पे भाई हम भारत के जो संस्कारों में देखते हैं कि महिलाएं ही 80% जो काम है वो खेतों का करती हैं ज्यादातर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हरियाणा, भाई वहां पर कोई बैठे हैं चौधरी साहब और वो जो है हुक्का लेकर जो है गुड़ 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 उसको कर रहे हैं, और जो है काम सारा महिलाएं कर रही हैं। लेकिन भाई क्रेडिट किसको मिल रहा है कि भाई हम खेती कर रहे हैं। तो इसको लेकर ये मैंने एक एग्जांपल दिया है जस्ट हरियाणा का, वैसे पूरी दुनिया में या इंडिया में खासतौर पे ऐसा होता ही होता है। आप बताएं अगर मैं ठीक हूं तो यस सर करके जरूर बताएं। तो भाई अब जो है यूनाइटेड नेशन ने इस दिन इस चीज को देखा, दुनिया भर में ऑब्जर्व किया, और इसलिए उन्होंने 2026 का साल 2026 को डिक्लेयर किया है एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। और इसका पर्पस है ताकि वर्ल्ड वाइड भाई, एक तो चलिए जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं वो चैलेंजेस हैं, उनको जो है दोस्तों टारगेट करके ये प्रोग्राम, और साथ ही साथ इससे जो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन्स को एम्पावरमेंट दी जाएगी, उनको उनकी जो काबिलियत है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस पर्पस से जो है दोस्तों इसको यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रपोज किया, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी मेंबर्स ने जो है इसे एक्सेप्ट भी जो है वो दोस्तों कर दिया। तो याद रखें 2026 का वर्ष जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन फार्मर्स जो है वो रखा गया है, ठीक है। फिर साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं भाई बहुत बढ़िया, आप भी कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर कहा करें, है ना, इतना बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव। फिर हम बात करेंगे असम सरकार की। फिर एक तो हम कल बात कर रहे थे जिबन नाम की स्कीम थी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, फिर हमने इंडिजिनियस पीपल को लाइसेंस देने की बात की थी, और अब गवर्नमेंट ऑफ असम जो है एक अवार्ड है श्रीमंता शंकर देवा अवार्ड। सबसे पहले बता दूं ये श्रीमता शंकर देवा जो थे ये भाई 15वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े संत रहे हैं, असम में रहते थे, और इन्होंने अपने जीवन में दोस्तों यूनिटी को, हार्मोनी को और इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट किया। और भाई अब इनके नाम से अवार्ड जो है ये दिया गया भाई सोनल मान सिंह को। यहां पर आप देख रहे हैं, अब ये सोनल मान सिंह ये कौन है, ये पद्म विभूषण दोस्तों ये डांसर हैं, कथक डांसर, और यहां पर लिखा भी है भाई क्लासिकल डांस एंड कल्चर आइकॉन। पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, ये इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, और भाई इन्होंने अपने डांस के जरिए समाज में वुमेन एम्पावरमेंट को, सामाजिक न्याय को जो है वो प्रसारित किया है, जिस पर्पज से ये अवार्ड असम की सरकार ने, वहां के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने जो है गुवाहाटी में एक समारोह में इनको दिया। अवार्ड का नाम याद रख लें, श्रीमंता शंकर देवा, और सोनल मान सिंह को इस बार ये दिया गया। फिर एक और अवार्ड की बात करेंगे, ठीक है, और अवार्ड से अलावा जल्दी जल्दी बता दूं आपको, हर्ट लैंप लिखा किसने था, बानू मुश्ताक, कन्नड़ राइटर हैं। फिर 58वां जो हमारा जो पुरस्कार था ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों वो गुलजार साहब, और साथ ही साथ रामा भद्राचार्य जो मिला। 59th जो है विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। ये सारे आपको डेफिनेटली याद जरूर जो है वो रहे होंगे। फिर दोस्तों एक स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन का स्टार्टअप है यार, काफी सारी चीजें लिखी गई, मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगा ना मेन पॉइंट ही लिखकर भेजूंगा, और उस कंपनी का नाम है स्वीडन नाइट्रोकैप्ट। और नाइट्रोकैप्ट ने ना जो दोस्तों एक खाद बनाई है, और ये जो खाद है जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आज के टाइम पीरियड में
कि हम सड़क बना रहे हैं, और फिर कहा जाता है कि हम ग्रीन सड़क बना रहे हैं, मतलब उसका रंग ग्रीन नहीं है, कि ऐसी सड़क जिससे एनवायरनमेंट का लॉस ना हुआ हो। ठीक है, हर शब्द के साथ हम आजकल सस्टेनेबल वर्ड या ग्रीन वर्ड यूज करते हैं। ऐसे इन्होंने फर्टिलाइजर बनाई है, नाम रख दिया ग्रीन फर्टिलाइजर। और दोस्तों ये जो ग्रीन फर्टिलाइजर है, कहा जा रहा है कि भाई इससे जो है पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, ये गेम चेंजिंग है। और भाई इसमें जो है प्लाज्मा का इस्तेमाल किया है एंड ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल, ताकि हवा में से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाए, और जिससे कि एलिमिनेट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस इन द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो भाई इस जो नई इनोवेशन के लिए जो पर्यावरण के जो अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसको जो है अवार्ड मिला है, और अवार्ड है फूड प्लेनेट प्राइज। और ये फूड प्लेनेट प्राइज दोस्तों हर साल ये कर्ट बेर्गफोस फाउंडेशन, जो कि भाई नई नई आविष्कारों को जो है उत्साह देने के लिए हर साल ये प्राइज देती है, और जिसमें $2 मिलियन का, अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो मोटा माटी ये 17 करोड़ रुपया हो चुका है। तो 17 करोड़ रुपया कर्ट बेर्गफोस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस इनिशिएटिव का नाम याद रखें, ग्रीन फर्टिलाइजर, और कंपनी है स्वीडन की नाइट्रोकैप, जिस द्वारा ये लॉन्च जो है वो किया गया। फिर हम बात करेंगे सुभांशु शुक्ला की। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई तकदीर से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। अब इनका जो मिशन है यार डिले ही होता जा रहा है। हम 10 दिन से बोल रहे हैं राकेश शर्मा के बाद दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे स्पेस में जाने वाले। एक्सिम 4 मिशन, कैनेडी स्पेस सेंटर, इंडिया, इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और भाई अब जो है कई सारे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अब इनका जो मिशन है वो दोस्तों 22 जून को जो है कर दिया गया है। तो 19 जून से, मतलब आज लॉन्च होना था, लेकिन अब 22 जून हो चुका है। साथ ही साथ भाई बता दूं स्पेस को लेकर कि भारत में इसरो ने अभी अपना एक रॉकेट जो है वो टेस्टिंग की थी, और रॉकेट टेस्टिंग इसरो ने सी स्पेस नाम प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर यूपी के कुशीनगर में ही की थी। अभी यूपी टूरिज्म बौद्ध यात्रा में भी कुशीनगर का नाम हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं याद? जल्दी से एक बार जरूर जो है बता दें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रोएशिया की। साइप्रस गए प्रधानमंत्री, और वहां पर उनका सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड लेकर आए। G7 कनास किनीज में गए, और कल जो है भाई मिले, सभी से मिले। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी से भी मिले, और तस्वीरें सामने आई। और भारत के जो मीमर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उसी वक्त जो है भाई मीम बना के जो है मतलब बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। और मतलब मुझे लगता है कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, इतना इनोवेशन है इसमें, मीम बनाने में उनका कोई जो है जवाब ही नहीं है। तो आजकल एक तो गाना चल रहा है ना अरिजीत का और एड शेरन, वो जो एक सिंगर है, इंग्लिश सिंगर है, तो बड़ा मतलब बड़ा ही कमाल का गाना है। तो भाई उसका बैकग्राउंड लगा के बड़ी अच्छी रील्स कल मैंने 2-3 देखी। मैंने अपना जो चैनल है हमारा सक्सेस ट्री का, मतलब मेरा जो पर्सनल जो दोस्तों चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसमें करंट अफेयर प्रैक्टिस हर रोज कराता हूँ, उस पर भी वो रील शेयर की थी, जरूर देखें। और अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं ना उस चैनल से, तो भाई अगर आपको वो नहीं मिल रहा, वैसे नाम है करंट अफेयर बाय योगेश सर। ठीक है, डेली प्रैक्टिस है, बहुत सारे करंट अफेयर डेली जो मैं शेयर करता हूँ। तो भाई नहीं, जो अगर आपको मिल रहा तो आप मुझे अपना यहां पर भाई आप जो है मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजूंगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9417828056। ठीक है, तो भाई आई विल प्रोवाइड जो उसका जो लिंक है प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और फिर जो है यहां पर गए, क्रोएशिया पहुंच गए। एक तो क्रोएशिया देखिए यूरोप में कहां पर है भाई, इसके एक तरफ ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज भी आ गए हैं भाई, सर्बिया, फिर क्रोएशिया है एक तरफ इसके, और ये लैंड लॉक्ड जो है वो कंट्री है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ के कुछ बेसिक यहाँ की कैपिटल, दोस्तों इसकी कैपिटल का नाम है ज़ग्रेब। यहाँ पर ज़ग्रेब एयरपोर्ट की देख रहे हैं। अब देखिए ज़ग्रेब में एक यूनिवर्सिटी है, और भाई एक दिन का दौरा था, तो उस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर, मतलब हिंदी भाषा का डिपार्टमेंट भी स्थापित कर दिया गया है। और प्रेसिडेंट जोरान मिलनोविक और प्राइम मिनिस्टर अंड्रेस प्लेनकोविक, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। और अलग अलग जो दोस्तों जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो रहा हो हमारा कल्चरल एजुकेशन, ठीक है, और इन सभी में, और जो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम टिल 2030, ये जो है वो साइन हो चुके हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम चरण में, उसको भी जो दोस्तों क्रोएशिया है वो सपोर्ट जो है वो करता है। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ऑलरेडी बता चुका हूं। ईरान ने जो है
और ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के अगेंस्ट जो है इसको शुरू किया है। 3 दिन से लगातार चल रहा है। लड़ाई काफी भयानक जो है वो नजर आती लग रही है। फिर सेबी की बात करेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कुछ महीने पहले पड़ा था, इसके चेयरमैन तुहीन कांता पांडे जी बने हैं। और भाई उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई सेट ऑफ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, ताकि इसका जो पर्पस है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मोर एफिशिएंट, इंक्लूसिव एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सके। और अप्रूवल मेजर इंक्लूडिंग, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, यहां पर मैं आपको बता दूं, पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब होता है वो सारी कंपनियां जिसमें सरकार की शेयरिंग कम से कम 51% या उससे ज्यादा हो। इसका मतलब है कि उसमें पूरी तरह से डिसीजन लेने की पावर सरकार के पास हो। जैसे कई सारी महारत्ना कंपनियां हैं, नवरत्न, सारी ही हमारी जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट है। कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, सेल, भेल, गेल, या फिर हमारे बैंक हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, ऑल आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो भाई इनको कहा है कि भाई इनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बढ़े, सरकार के बॉन्ड्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, तो इस वजह से जो है हम कुछ ये रिफॉर्म्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो डिसीजन वर टेकिंग ड्यूरिंग द जो सेबी की बोर्ड मीटिंग थी भाई मुंबई में, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में, तो होन कांता पांडे उनके द्वारा बताया गया। और वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस कि भाई जिसमें स्टार्टअप जो फाउंडर्स हैं will now be allowed to keep their employee stock ownership plans even after their companies go public। तो भाई जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दोस्तों, वो जो हैं अपने जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान अपने पास रख सकेंगे, मतलब उनके साथ जो काम कर रहे हैं, ताकि भाई उस अपने स्टार्टअप को अपने अकॉर्डिंग जो है वो आगे लेकर जा सकें। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर अप्रूव्ड ए न्यू फ्रेमवर्क फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और ताकि भाई इजिली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी आ सके और ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं डिसइन्वेस्टमेंट, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट में हर साल टारगेट रहता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट शब्द शायद आपने सुना होगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार द्वारा पैसा कमाने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में से कुछ हिस्सेदारी बेच दी जाती है, तो उसमें भी ज्यादातर बाहर के लोग आए, क्योंकि कई बार इनको कंप्लीट ही नहीं हो पाती हैं, भारत में इनको निवेश ही नहीं मिल पाता है। फिर यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भाई उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट जो एक लंबे समय तक दुनिया का सबसे तेज धावक जो है वो रहा है। और दोस्तों ये एक आइकॉनिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन क्लब है, और ये जो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड आइकॉन क्लब है, इसमें मतलब महानतम से महानतम लोग, जैसे कि अगर मैं बात करूं लीब्रॉन जेम्स, ये बास्केटबॉल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, साइमोन बाइल्स, ये दोस्तों ऑलरेडी जो है उसमें है। और अब इस आइकॉन क्लब में जो है अब उसेन बोल्ट को भी जो है वो रख लिया गया है, तो इन्होंने रिकॉर्ड आइकॉन क्लब में शामिल हो गए हैं। हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, बड़ी फेमस प्लेयर है टेनिस की सेरेना विलियम्स, उनको प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया था। फिर हमने पढ़ा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 7 क्रिकेटर, जिसमें 2 महिलाएं हैं, साना टेलर और जेम्स, और 5 जो मेल्स हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी हैं, ग्रैम स्मिथ हैं, हाशिम आमला हैं, डैनियल विटोरी हैं और मैथ्यू हेडन। ये 7 प्लेयर्स को जो है वो इंक्लूड किया गया था, तो ये याद रखें। और दोस्तों इसी के साथ जो है आज का ये जो सेशन है, इसकी न्यूज वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो रहा है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे यार, आगे मतलब हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो से पहले जो स्टूडेंट्स आए हैं, दिनेश नागा फूफा जी बोल रहे हैं, इस समय जो देश समझदार हैं भारत और पाकिस्तान, जबकि दोनों के पक्ष परमाणु बम है। हाँ जी, चलिए शिवम भी आ गए हैं। ठीक है, चलिए लेट ही सही, और सेशन को शेयर और लाइक है जरूर कर दिया कीजिए। तो पहला प्रश्न आप तक भाई बताएं, किस एयरलाइंस को रिसेंटली ही रेटेड है एज ए सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन इन द ईयर? ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का जो दर्जा किसे मिला? एयर न्यूजीलैंड, एयर इंडिया तो नहीं आएगा आंसर इसका, टर्किश एयरलाइंस है, डेल्टा एयरलाइंस। ठीक है, 2 प्रश्न है ये जो इंटरनेशनली एयरलाइंस को लेकर सर्वे हुए, और जो सबसे सेफेस्ट मानी गई वो एयर न्यूजीलैंड जो है मानी गई है। फिर बताएं कौन सा भारत का राज्य है जहां पर उस राज्य ने अपने बजट में 8% हेल्थ को दिया है? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा? ये वो राज्य है जहां की
पहली ऐसी शराब है जो नॉर्थ ईस्ट की, जो कि एक्सपोर्ट की जाएगी। और 14 जून को हम वर्ल्ड जिन डे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो सही उत्तर है इसका मेघालय। फिर कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया के साथ टैप किया है यूपीआई को लेकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? हमसे काफी प्रभावित है, अपने देश में भी चाहते हैं कि सब्जी वाले, रेडी वाले वो जो है यूपीआई इस्तेमाल करें। और ये देश है दोस्तों साइप्रस, जिनका हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में मिला है। ये जो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, क्या क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, उसको लेकर जो है भाई हम जो है एक अलग से सेशन लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं, 10 मिनट का सेशन वो रहने वाला है। फिर इंटरनेशनल पिकनिक डे जो है दोस्तों, ये 18 जून। आज कल सुबह जब मैं आ रहा था ना ऑफिस, तो रेडियो पे बोल रहे थे यार पिकनिक का भी एक टाइम था। अब तो पिकनिक ये जो खत्म ही हो चुका है ना पिकनिक। कौन जाता है एक गार्डन में चादर बिछा के बैठता है, वहां पर जाकर सैंडविच खाता है और जो है बैडमिंटन खेलता है, वो दौर ही चले गए हैं। ठीक है, तो अब तो वहां पर जाकर भी लोग फोन में ही जो है वो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। ठीक है, और या फोन में लगे रहेंगे और या फिर जो है अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो खुद में लगे रहेंगे। ठीक है, फिर कौन सी एयरलाइन को दुनिया का लोएस्ट कोस्ट एयरलाइन दिया गया है? तो दोस्तों दुनिया का जो लोएस्ट है, सस्ता जो है कोस्ट है, वो एयर एशिया है। और इसमें तीसरा जो रैंक है वो इंडिगो को दिया गया है। मतलब इंडिया की तो फिर इंडिगो ही हुई एक तरह से, और दुनिया में एयर एशिया सबसे सस्ता। फिर फेमस कथक डांसर है और पद्म विभूषण अवार्डी, इनका अभी 95 वर्ष की आयु में देहांत हुआ है। कुमुदनी लाखिया, सोनल मानसिंह, शशि शंकर या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो उत्तर देना आपको शिवम, सौरभ, अभिषेक, और इसका जो उत्तर है वो है कुमुदनी लाखिया। ठीक है, पद्म विभूषण है और कथक डांसर है। कथक दोस्तों राजस्थान, यूपी और उत्तर भारत में किया जाने वाला बड़ा प्रमुख नृत्य है। फिर थालकी वंदनम, ये जो स्कीम है ताकि एजुकेशन को प्रमोट करें, कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई? थालकी वंदनम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका उत्तर देना आपको, और जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश जो है सही है। फिर सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास अभी जनवरी 2025 तक का जो रिकॉर्ड था भाई, सिप्री वैसे बता दूं एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्वीडन बेस्ड, और ये इस तरह के आंकड़े देती है। और इंडिया के पास कितने परमाणु हैं, बम है, वो है 180। और दोस्तों यहीं पर ये सेशन का जो है दूसरा सेक्शन खत्म हो रहा है, और आखिर में हम पढ़ेंगे आज सुबह का ऑल इंडिया रेडियो का सुबह का न्यूज़पेपर क्या रहा। और वहां पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने अपना क्रोएशिया का, साइप्रस का, कनाडा का दौरा पूरा कर लिया है। क्रोएशिया के साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और कल्चर में किए, और साथ ही साथ मैंने बताया था ज़ग्रेब यूनिवर्सिटी में जो हिंदी चेयर जो है वो की है। फिर ऑपरेशन सिंधु, 110 भारतीयों को वापस लाया गया है। इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और सेबी से जुड़ी न्यूज जो हमने पढ़ी थी ना, तो हिंद कामताने की पब्लिक सेक्टर यूनिट में इजिली जो है वो जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फिर कल दोपहर और कल शाम की बात ज़ग्रेब मतलब क्रोएशिया से जुड़ी न्यूज है, ईरान इजराइल से है, ऑपरेशन सिंधु है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट ने फास्ट टैग जो है एनुअल पास किया है, 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपको बहुत ज्यादा बार अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है, टोल टैक्सों पे करना पड़ता है, तो आपको 3000 रुपया वन टाइम पे करना पड़ेगा, और आप फास्ट टैग ले लेंगे 1 साल के लिए, और उसमें आप 200 बार जो है भाई किसी भी टोल टैक्स से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसको लॉन्च कर दिया फास्ट टैग बेस्ड एनुअल पास को। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन का विंडो लिया फॉर द डिलीवरी ऑफ वोटर कार्ड्स। और इसके अलावा यूपीआई को लेकर क्रोएशिया साइप्रस के साथ हुआ है। इंडिया की एक एनिमेशन फिल्म है देसी ऑन, उसने दोस्तों जूरी अवार्ड जीता है फ्रांस में, और ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पे अवार्ड जीता है देसी ऑन। फिर इसके अलावा जो है मोदी ज़ग्रेब, इंडियन नेवी ने पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, अब आपको ये ऑलरेडी बता ही चुका आईएनएस अर्नाला के बारे में भाई, विशाखापट्टनम में अनिल चौहान, और ये महाराष्ट्र के एक किला वसई में जो है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, इसको जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। और ईरान का सुप्रीम लीडर खामिनी इश्यूज वॉर क्राई आफ्टर तेहरान फायर हाइपरसोनिक, ओहो अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल जो है वो ईरान द्वारा कर दिया गया भाई। ठीक है, हाइपरसोनिक जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा चले। ठीक है, और भाई एक जो उत्तर भारत में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, प्यार इतना ज्यादा आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।